हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि कई सारे पोस्ट के नोटिफिकेशंस अभी पड़ रहे हैं। तो जम कर प्रिपेयर होइएगा और इस साल जो है आपको एक ना एक गवर्नमेंट जॉब लाना ही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ काबुल फॉर दिल्ली के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही चिंताजनक बात, एक चिंताजनक न्यूज़ जो है सामने आई है कि तालिबान ने काबुल जो अफ़गानिस्तान का कैपिटल है उसको सीज़ कर दिया दोस्तों। मतलब उसको कंट्रोल में ले लिया है। तो कई सारे लोग वहाँ के पैनिक में आ चुके हैं, पैनिक हो गए हैं कि उनकी आगे चलकर उनके सिटीज़न राइट्स क्या होंगे, उनके साथ किस तरह से पेश आया जाएगा। इवन दो तालिबान जो है अश्योरेंस दे रहा है कि हम लोग जो है किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, और जो प्रोसेस है पीस सेटलमेंट प्रोसेस, उसके बाद ही जो है हम एक प्रॉपर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। बट आप सभी लोग जानते हैं जैसा तालिबान की हिस्ट्री रही है, तो सारे चीज़ों को देखकर वहाँ के लोग पैनिक होते जा रहे हैं। और कई सारे ऐसे फुटेज यूट्यूब में देखने को मिल रहे हैं कि जो एयरफोर्स की जो प्लेन लैंड हुई थी, वहाँ पे लोग जो है प्लेन के तरफ फिर रहे हैं, लाइक एक मॉब अटैक किया जा रहा है। और आज ही मैंने एक दर्दनाक वीडियो देखा कि अपने आप को बचाने के लिए सिविलियन ने एक एयरक्राफ्ट के टायर में अपने आप को जो है पकड़ लिया था। जब वो एयरक्राफ्ट फ्लाई हो रही थी तो वो नीचे गिर रहा है मिड एयर में। तो इस तरह से अपने आप को लोग बचाने के लिए उनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे जाए, क्योंकि मेन जो काबुल है अफ़गानिस्तान का कैपिटल, अगर वहीं पे कैप्चर हो जाए और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, सारा कुछ जो है कंट्री छोड़कर भाग चुके हैं, तो वहाँ के लोगों की हालत किस तरह होगी। सोचते हैं तो दिमाग के जो है रग्गा काम नहीं करते हैं कि किस तरह से ये अगर अचानक ये हो जाए, अगर हम लोग वहाँ पे होते तो हम लोगों की हालत भी इस तरह होती। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक वेरी फेमस जो है आर्टिकल पब्लिश किया गया था इंडियन एक्सप्रेस में, जो कि ऑलरेडी एक आईएफएस ऑफिसर हैं जिनका नाम गौतम जी हैं, उनके द्वारा इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया। उन्होंने मल्टी डायमेंशनली इस इशू को डिस्कस किया है दोस्तों। तो आज उस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उन्होंने कई सारे फैक्टर्स को कवर किया। ओके, क्या क्या इशू रहे इसमें। अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट का ही प्रॉब्लम है, यूएस जो अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करी उनका भी कहीं ना कहीं हाथ है, राइट। और इंडिया क्या कर सकती है, और इंडिया के लिए हमारा जो कैपिटल दिल्ली के लिए जो ऑब्वियसली हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है काबुल अफ़गानिस्तान, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आगे चलकर क्या स्टेप्स उठाना चाहिए वो भी आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर है दोस्तों। थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, बट आपको एक क्लियर पिक्चर हो जाएगा, एक मल्टी डायमेंशनल डिस्कस किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए, आप हमारा वेबसाइट है www.proxygan.com, वहाँ पे विज़िट कीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जा रही है दोस्तों, जो कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, बैंक लेकर या फिर जो एसएससी हो गया, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और यूपीएससी आंसर राइटिंग पे ज़्यादातर फोकस किया जाएगा दोस्तों। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो जब तालिबान ने जो आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मान लीजिए कि काबुल ही उन्होंने कंट्रोल में ले लिया है, क्योंकि कल ही की न्यूज़ है ये, और उन्होंने एक फॉर्मल डिक्लेरेशन भी जारी कर दिया है दोस्तों। उन्होंने हालांकि वहाँ के लोगों को एश्योरेंस दिया है कि हम लोग जो है कोई जुल्म नहीं करेंगे, ओके, और कोई विच हंट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। जो इस्लामिक रिपब्लिक गवर्नमेंट है उसका प्रॉपरली ये लोग रेस्पेक्ट करेंगे, और जब तक वेट करेंगे जब तक ये ट्रांजिशन प्रोसेस पूरी तरह से ना हो जाए, ओके। क्योंकि जब आप सभी लोग जानते हैं, एक मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखा है, जब डोनाल्ड ट्रंप थे यूएस के प्रेसिडेंट, अफ़गान और जो तालिबान के बीच में एक पीस डील साइन हुई थी, वेरी फेमस डील है, आप सभी लोग आपने कई बार पढ़ा भी होगा। तो वहाँ पे उनके उस डील के तहत यूएस ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर चुके थे, ओके। तो ये कंप्लीट ट्रांजिशन प्रोसेस जब तक ना हो जाए, जब तक प्रॉपरली इनके अंडर पावर ना आ जाए, तब तक ये लोग वेट करेंगे। ऐसा नहीं कि रात रात जो है बंदूक बारूद बरसाया जाएगा। बट हाँ, यहाँ पे एक क्लॉज है कि लोग इसलिए खौफ खा रहे हैं, इनका जो पास्ट हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, जो 9/11 ने इन्होंने तहलका बचा के रखा था, ओके, यूएस पे ही अटैक करके वहाँ के जो ओल्ड ट्रेड सेंटर्स को उड़ा दिया था इन्होंने।
तब से लेकर इनकी जो हिस्ट्री है बहुत ही ख़राब रही है। कई बार जो है व्हीकल बॉम्ब अटैक्स हुए हैं, गुरुद्वारा में वहाँ के अटैक्स हुए हैं, वहाँ के टेम्पल्स में, मस्जिद में भी, जो कि हेरात है, ओके, लश्करगाह है, कई सारे ऐसे एरियाज हैं वहाँ पे जहाँ पे कंटिन्यू अटैक्स होते आ रहे हैं। तो लोग वाकई, अगर ये छोटे छोटे शहर में अटैक होते आ रहे हैं तो ठीक है, वहाँ से लोग इंटरनली डिस्प्लेस होना शुरू हो चुके थे। अगर एक कैपिटल में ही कब्ज़ा कर लें, ओके, अगर ये काबुल में ही अपना कब्ज़ा जमा ले, तो लोग कहाँ पे जाएंगे? ओके, कई सारे लोग तो जो है अपने बोरिया बिस्तर बन के एयरपोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो बहुत ही चिंताजनक बात है, वहाँ के लोगों के खौफ मना रखा है। बट हमारे इंडिया की बात करें तो हम वी शुड प्राउड टू बी इंडियन कि इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर है फॉर द ह्यूमैनिटेरियन एंड लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल रीजंस। ओके, जो करंट क्राइसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन चल रहा है उसको हमने पहली बार उसको रिस्पॉन्ड किया है। वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ओके, वहाँ हमारे जो लोग अटक गए हैं उनको एवैक्यूएशन भी किया है, क्योंकि डेली एयर इंडिया फ़्लाइट्स भी जा रहे हैं। 129 पैसेंजर्स को वो लोग जो है एवैक्यूएट करने की बात कर रहे हैं। कई सारे इंडियंस वहाँ पे अटक चुके हैं, और हम लोग इस इशू को जब से ये पीस डील साइन हुए जब से लेकर अब तक जो है फॉलो करते आ रहे हैं। इवन दो हम लोगों को नहीं बुलाया गया, हम लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया, और जब हमने रीज़न पूछा तो कई सारे रीज़न्स बताए कि ये जो इंडिया अफगानिस्तान का प्रॉपर बॉर्डर नहीं लगता है, और इंडिया का उतना कभी भी जो है इंडिया खुलकर बात नहीं किया तालिबान के बारे में पॉलिटिकल मीडिया पे। तो कई सारे रीज़न्स बता के हम लोगों को इस मैटर से जितना दूर हो सके उतना दूर रखा है। बट हम लोगों ने, हमारे लोगों जो भी है इंडियंस वहाँ पे, उनको बचाने में हमें कभी पीछे नहीं हटे। ओके, वहाँ का जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, नॉट ओनली द इंडियंस, वहाँ के जो अफ़गान सिविलियंस हैं उनके ख़िलाफ़ भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई। ओके, तो चलिए देखते हैं, अभी कैपिटुलेशन के बारे में जानते हैं दोस्तों। देखिए, बेसिकली मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। व्हाट इज़ कैपिटुलेशन? कैपिटुलेशन इज़ नथिंग बट इट्स एन एक्शन टू रेसिस्ट दोस्तों। ओके, वहाँ के लोग जो है अभी इस तालिबान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक्शन कर रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि पहली बार जब जो इतवार के दिन यानी संडे के दिन जब तालिबान ने कम्प्लीटली कंट्रोल ले लिया था, तो ऐसे टेंशन्स और एक डूम्सडे वाला फियर लोगों में आने लगा। डूम्सडे आप जानते हैं ना, 2012 डूम्सडे हो सकता है, सारी दुनिया ख़त्म हो जा सकती है, इस तरह से रूमर्स उठे थे, राइट। तो इसी तरह पहली रिपोर्ट ये आई थी कि लोगों के बीच में टेंशन छाया हुआ था, और ये जो तालिबान थे ये लोगों को मारेंगे, जो है इनको ज़बरदस्ती किया जाएगा, इस तरह से कई सारे फियर्स बाहर निकल कर आए। बट ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखेंगे तो इस तरह से कोई वायलेंस आउटब्रेक नहीं हुआ है। ओके, कोई सीरियस वायलेंस आउटब्रेक नहीं, ये भी जो है शांति के साथ इस प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं, जो ट्रांजिशन प्रोसेस है। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट तो छोड़ के भाग गई, रातें रात भाग गई। वहाँ के जो अशरफ गनी गवर्नमेंट थी वो भाग गई, कहाँ पे है, किसे कौन संभाल रहा है किसी को पता नहीं। फिर भी इन्होंने संयम रखा, और ये भी डिक्लेयर किया ऑफिशियल कि हम इस प्रोसेस को कंप्लीट होने तक वेट करेंगे। अभी चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे बहुत ही आ चुका है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे छोटे छोटे शहर हैं, जिसमें आपको नाम भी बताया था, हेरात, लश्करगढ़। तो इस तरह से शहर में जहाँ पे ऑलरेडी माइग्रेंट्स इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं, क्योंकि वो कई सारे वॉर जोन बन चुके हैं। तो वहाँ से लोग क्या किया, काबुल की तरफ बढ़कर वहाँ पे शेल्टर लेकर अपने आप को बचा कर वहाँ पे जा चुके थे। वहाँ के पार्क्स में या फिर फुटपाथ्स में शेल्टर बना कर रखे थे काबुल में। तो काबुल में ही तालिबान अगर कैप्चर कर देगी तो ये लोग कहाँ पे जाएंगे? तो ये इनका खौफ है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यही है। और सेकंड पैनिक क्या है? रश फॉर द पासपोर्ट्स एंड वीज़ास। ओके, क्योंकि लोग डर रहे हैं कि हम इतनी जल्दी में पासपोर्ट किस तरह से बनाएंगे, वीज़ास किस तरह से बनाएंगे, फ्रॉम बिकॉज अपने जानों को बचाना चाहिए ना तालिबान, उनके स्पॉन्सर्स और इंडिया भी। हालांकि इंडिया ने इमरजेंसी वीज़ास और एवैक्यूएशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। जो भी अंडर थ्रेट है, जो भी लोग ऐसा मानते हैं कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते, स्पेशली इंडियंस, तो उन लोगों के लिए इमरजेंसी वीज़ास, पासपोर्ट्स बनाना ऑलरेडी चालू कर चुका है। और उसके बाद एयर इंडिया की फ़्लाइट जो 129 पैसेंजर्स को भी लेकर आ रही है दिल्ली, राइट। और हम लोगों ने जो ग्लोब मास्टर है हमारा, तो वहाँ पे जो है पार्क करके रखा है। आपने देखा होगा, अगर कोई क्राइसिस होता है तो इमीडिएटली हम उस पर एक्शन ले सकें। तो ये जो आउटब्रेक ऑफ वायलेंस है, ये जो पॉलिटिकल परसिक्यूशन है, ये एंटिसिपेटेड है दोस्तों। ये जो एक्सपेक्टेड है कि इस तरह से अगर होने वाला है। बल्कि फ्यूचर में जब पीस डील साइन हुई थी तो सारे लोग की निगाहों इसी डील पे थी कि आगे चलकर ये कुछ बवाल करने वाला है। ठीक,
और बिगेस्ट लूज़र अगर आप देखेंगे तो अफ़गान के जो वुमेंस हैं, वहाँ का जो नौजवान तबका है, राइट, जो कि पॉलिटिकल, सिविक, इकोनॉमिक और ह्यूमन राइट्स से भी वो लोग पीड़ित हैं। तो उन लोगों को बहुत ही नुकसान हुआ है, क्योंकि न जाने क्या हो सकता है आगे चलकर, हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते उनकी औरतों के साथ किस तरह से पेश आया जाएगा, या फिर जो यूथ है उनको शायद तालिबान में ये लोग पे मर्ज कर ले, या फिर उसको इन्वॉल्व कर ले, या इनकी जो कैपेसिटी है तालिबान की वो एक्सपैंड कर दे। न जाने क्या क्या होने वाला है, वो आगे फ्यूचर में ही पता चलेगा। बट 3 ऐसे सवाल हैं जो हमारे ऑथर बताते हैं कि उस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और उसके आंसर्स हम लोगों को चाहिए। पहला जो सवाल इन्होंने पूछा, जो नियरली टोटल कैपिटलेशन था 3 लाख से 3.5 लाख यूएस और नाटो ट्रेन एंड इक्विप जो अफ़गान के आर्मी जो पुलिस फोर्सेस है वो कहाँ पे गए हैं, वो किधर हैं, इसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। ओके, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो फ्यू ऑनरेबल जो एग्जामेशन लश्करगढ़, हेरात, ये तालुक खान, यहाँ पे ऑलरेडी जो है आर्म इंसर्जन घुस चुके थे, अराउंड 60,000 जो ऑलरेडी घुस चुके थे। बट वहाँ पे तो ये कंट्रोल नहीं कर पाए। बट मेन कैपिटल में घुसने के बाद ये नाटो यूएस फोर्स कहाँ पे गई हैं? अफ़गान को जो इन्होंने ट्रेन किया था, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि जब हम यूएस और जो अफ़गान की पीस डील है, जब उन्होंने कहा था कि हम अफ़गान की आर्मी को प्रॉपरली ट्रेन करेंगे, उसके बाद ही जो है प्रॉपर ट्रूप्स को निकाला जाएगा। बट कहाँ पे हैं लोग, ये तो पहला सवाल हो गया। और दूसरा सवाल ये है, जो यूएस ने डिसीजन लिया था कि हम इस ट्रूप्स को पुल आउट करेंगे, इन्होंने बहुत ही जल्दी अनकंडीशनली इसको पुल आउट कर दिया गया था दोस्तों। बिफोर इन लोगों को पता था कि ऐसे इस तरह से कोई कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, राइट, फिर भी इन्होंने उससे जल्दी अपनी ट्रूप्स को घर वापस बुला लिया। एंड तीसरा सवाल जो मेन इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडिया इस इशू को किस तरह से फेस कर सकता है, इंडिया अपने आप को किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा वहाँ के इंडियंस को लेकर, या फिर इस इशू को लेकर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में वो किसका साथ देगा और क्या कर सकता है इंडिया। ये 3 सवाल हैं जो गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, और इसके आंसर्स भी आपको इसी लेक्चर में मिलेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो अशरफ गनी है, वहाँ के यूएस ट्रूप्स वो तो ऑलरेडी भाग चुके हैं वहाँ के लोगों के, और अफ़गान आर्मी वो अनप्रिपेयर्ड थी, क्योंकि सरप्राइज़ अटैक था दोस्तों, तालिबान की वजह से, तालिबान के ज़रिए से सरप्राइज़ अटैक था। उन लोगों को भी कोई टाइम नहीं दिया गया, रात रात जो है वहाँ के जो पार्लियामेंट है, वहाँ का जो हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस, उसको इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। और दूसरी जो चीज़ है जो गौर व फिक्र करने की है, कि वहाँ के जो अफ़गान आर्मी है वो इतना वेल डेवलप नहीं है, क्योंकि 2001 से लेकर 2021 तक, ओके, मान के चले 20 साल तक, 20 साल तक जो है वो यूएस के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड थे। जो भी टेक्नोलॉजीज यूज़ किया जाता था वो यूएस के ज़रिए से ही प्रोवाइड किया जा रहा था। ओके, चाहे वो एयर सपोर्ट हो, वेपन सिस्टम हो, इंटेलिजेंस हो, ये सारा कुछ जो यूएस दे रहा था। अभी सडनली यूएस जब अपने आप को पीछे हटा लिया, तब ये जो है एक सपोर्टलेस बन चुके हैं कि इनको कोई सहारा करने वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, फूड सप्लाईज है, उनके पास प्रॉपरली लॉजिस्टिक्स नहीं है, राइट, और कई सारा एरियाज अबैंड हो चुका है, और वहाँ के लोगों को सैलरी भी नहीं दी गई है। अगर कोई सैलरी ना दी जाए तो कौन काम करेगा बताइए। ओके, तो पेट पालना भी एक मसला है ना। तो प्रॉपरली जब आर्मी को सैलरी देंगे आप, तो वो भी जो है जोश बना रहेगा, उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी, तो वो भी कॉन्सेंट्रेटली काम करेंगे। जब गवर्नमेंट ही भाग जाए, राइट, और आपने देखा होगा 2019 में इलेक्शंस भी हुए थे, वहाँ पे भी गलती हुई थी, मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, वहाँ पे गलती क्या हुई थी वो हम आगे जानेंगे। तो ये सारे चीज़ें डीमोरलाइजेशन कर रहे हैं दोस्तों उन वहाँ के लोगों को। ओके, नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो अमेरिका भी जो है कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, बिकॉज जब ये लोग ट्रूप वहाँ पे विड्रॉ कर रहे थे, इन लोगों ने प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया था वहाँ के अफ़गान आर्मीज़ को, और जो नाटो स्टैंडर्ड्स है वो उनको बताया नहीं गया था। इवन दो वहाँ पे कई सारे सैक्रिफाइस किए गए, वैसा नहीं मानता हूँ कि यूएस ने सिर्फ आके वहाँ पे टाइम पास किया है, बट यूएस ने अफ़गानिस्तान को बहुत ही सपोर्ट किया है। वहाँ के जो जब तक यूएस ट्रूप्स थे, उन्होंने प्रॉपरली तालिबान को एक कंट्रोल्ड एरिया में रखा था। ओके, उनको सीमित कर दिया गया था थोड़े एरियाज़ में, ताकि वो पूरी कंट्री को ऑक्यूपाई ना कर सके। ओके, बट उन्होंने जाते जाते जो है एक थोड़ी गलती कर गई कि वहाँ के आर्मी को वो अगर ट्रेन करते, इक्विप करते, राइट, उनको कैपेबल बनाते, प्रॉपर मोबिलिटी देते, आर्टिलरी देते, उनको आर्मर दिया जाता या लॉजिस्टिक दिया जाता, सपोर्ट दिया जाता,
तो ये आगे चलकर ये जो सिचुएशन आज ये लोग फेस कर रहे हैं वो शायद उसको वो टाल सकते थे जब तक इनको सपोर्ट ना मिल जाए। ओके, एंड बट इनका काम सिर्फ था एक स्पेशल फोर्स यूनिट्स को बनाना या फिर अर्बन टेररिस्ट को उनको टारगेट बनाना, राइट। सो रादर दैन दे जस्ट इन्वेस्टेड इनफ फॉर द वॉर ऑन टेरर, कि जो टेरर को कंट्रोल करने में उनका ज़्यादातर ध्यान गया है, रादर दैन दे आर ट्रेनिंग द अफगानिस्तान ट्रूप्स ऑल्सो। ओके, और दूसरा जो एक मसला है, ये पाकिस्तान का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं तालिबान को नर्चर कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, राइट। और यूएस भी जो है पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंस रहा है, क्योंकि ग्राउंड लाइन कम्युनिकेशन आपको पाकिस्तान के ज़रिए से ही करना पड़ेगा। तो इसका जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान उठा रहा था, क्योंकि जितने भी इक्विपमेंट्स है, अगर ग्राउंड लाइन आप सप्लाई करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान की भी टेरिटरी लगती है, तो उनसे भी परमिशन लेना पड़ता है। तो वहाँ पे पाकिस्तान यूएस के डिपेंडेंस का फ़ायदा उठाकर वो टालता रहा अपने डिसीजंस को, और अंदर ही अंदर तालिबान को नर्चर करता रहा। ओके, जितने भी वहाँ के जो मास्टरमाइंड्स हैं, एक्सप्लॉइटेड जो वीकनेस मैंने आपको बताया ना यूएस का, उसको वीकनेस इस्तेमाल करके तालिबान को रीग्रुप करते रहे उनको। इस तरह से नहीं करना चाहिए दोस्तों। देखिए, सबसे ऊपर जो रहता है वो इंसानियत रहती है, याद रख लीजिएगा। ओके, क्योंकि खुदा भी बनाया है एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए, ताकि वो एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आए, कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी क्यों ना हो। अगर ये इस तरह से अपने मज़हब का नाम लेकर ये लोगों को भड़काते रहे, राइट, एक दूसरे के मासूम लोगों की जान लेते रहे, तो क्या फ़ायदा रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो लिमिटेड नंबर ऑफ अफगान स्पेशल फोर्स कमांडो है, उन्होंने जो है कई बार कोशिश की कि इसको प्रॉपरली डेवलप किया जाए एज ए सिंगल यूनिट, बट पाकिस्तान के इन्वेशन की वजह से उनके पास से कोई प्रॉपर विदाउट एडवोकेट सपोर्ट ये लोग भी कुछ नहीं कर पाते, राइट। एंड लिटरली 20 साल का जो इन्वेस्टमेंट था ट्रेजर का, एसोसिएट्स का जो भी था, वो बेकार ही जा चुका है। ओके, बिकॉज यूएस ने भी कभी भी अफगानिस्तान को एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की नज़र से कभी देखा नहीं है दोस्तों। जब से जो सोवियत यूनियन 1991-92 में जो ब्रेक हो चुका है, उसके बाद कई सारे कंट्रीज निकल चुके हैं, तो यूएस ने भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है अफगानिस्तान को। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अफगानिस्तान का अगर आप देखें तो वहाँ पे कई सारे मिनरल रिसोर्सेस हैं। ओके, वहाँ के जो मिनरल वेल्थ है वो कई सारे रिसोर्सेस पाए गए हैं, जो नेचुरल गैसेस है और कई सारे मिनरल वेल्थ वहाँ पे निकला हुआ है। बट यूएस ने कभी भी जो है उनकी इकोनॉमी पे कभी अटेम्प्ट नहीं किया इसको डेवलप किया जाए। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप, एशिया, जो कई सारे जो ऑयल इकोनॉमीज थे, सऊदी गल्फ, वहाँ पे उन्होंने इकोनॉमी पे पैसा लगाया था यूएस ने। बट जब सोवियत यूनियन ब्रेक हो गया है, ओके, इवन तो अफगानिस्तान के पास इतने सारे रिसोर्सेज थे, बट यूएस ने कभी भी वहाँ की इकोनॉमी डेवलप करने के लिए कभी नहीं सोचा। हमेशा यही देखा है उसको एज ए टेररिस्ट कंट्री को कंसिडर किया गया है। वहाँ पे तालिबान को वाइप आउट करने का सोचा है, राइट, वहाँ के लोगों को तालिबान से मर्ज होने को बचाने के लिए सोचा है, बस इतना ही सोचा है। कभी ये नहीं सोचा कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, वहाँ के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ओके, प्रॉपर डिफेंस ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर इन लोगों को जो है इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाए, लाइक हेलीकॉप्टर्स हो गया, एयरक्राफ्ट्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, गन्स हो गया, मिसाइल्स हो गया, कभी भी नहीं सोचा है। ओके, और सडनली जब इन्होंने जो है सपोर्ट खींच लिया है, तो तालिबान ऑब्वियसली कंट्रोल ले लेगा ना, क्योंकि कई सारे रेसिडेंट्स जो है अभी एयरपोर्ट पे भी भागे चले आ रहे हैं, बिकॉज एक पैनिक छा चुका है वहाँ पे। और ना ही इन्होंने अफगान डेमोक्रेसी पे कभी खर्चा किया है यूएस वालों ने, हमेशा जो है एक टेररिज्म की कंट्री की तरह उसको देखा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि 20 साल का एक फेल्यूर है दोस्तों। ओके, और 20 साल का फेल्यूर है जो यूएस ने प्रॉपरली रोल नहीं प्ले किया गया है। एंड देयर वाज कई सारे रेफ्यूजीज़ भी वहाँ पे आकर बस चुके हैं। आउटफ्लो ऑफ रेफ्यूजीज़ भी बहुत सारा था, क्योंकि एक तो लोग बाहर से आ रहे थे और दूसरे लोग जो है इंटरनली डिस्प्लेस हो रहे थे। जो भी एरियाज़ था जहाँ पे जो तालिबान कंट्रोल एरियाज़ था, वहाँ से लोग भाग कर जो कैपिटल की तरफ बढ़ रहे थे। ओके, एंड इवन कई सारा पॉलिटिक्स भी चला। चाइना तो अभी रिसेंटली मैंने आज ही की रिपोर्ट पढ़ा है, चाइना इज़ रेडी टू मेक ए फ्रेंडशिप विद द तालिबान। ओके, क्योंकि उन लोगों को भी फ़ायदा है, बिकॉज पाकिस्तान जो है इंटरनली सपोर्ट करता है तालिबान को। ओके, एंड पाकिस्तान इज़ अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ चाइना। और चाइना अगर तालिबान से हाथ मिला ले तो ये ट्राई सर्किल फॉर्म हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। तो ट्राई सर्किल जब अब फॉर्म हो जाएगी, देन जो चाइना का जो प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड, वो ईजीली जो है दे कैन कैरी आउट। वो पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर सकता है दोस्तों, पूरे अफगानिस्तान को
वो एक ट्रेड एरिया बना सकता है चाइना। तो इसीलिए आज खुला ओपन स्टेटमेंट दिया है चाइना कि दे आर रेडी टू हैव ए फ्रेंडली रिलेशन विद द तालिबान। तो इस वक्त इंडिया को बहुत ही सोच समझ कर कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है जो इराक से ईरान से होकर अफगानिस्तान को जा रहा था, वहाँ से हम सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग तक, वो हमारा रास्ता खतरे में आ सकता है। अगर वहाँ पे चाइना का कंट्रोल हो जाए देन हमारा सारा ट्रेड जो है बंद हो सकता है। तो इंडिया को भी जो है कहीं ना कहीं इंटरवीन होना पड़ेगा। ओके, तो सिक्योरिटी इशू वहाँ पे आ चुके हैं, यूएस अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडिया, ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी वहाँ हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम अभी जो है ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाएंगे कि जो कि सब किसी की टेरिटरी पर ख़तरा हो जाए। वी विल वेट। हम भी जो है रिस्पेक्ट करते हैं इस ट्रांसलेशनल प्रोसेस को, क्योंकि तालिबान ने क्लियरली मेंशन किया है कि हम लोग जो है अब पैनिक मत हो जाइए, हम लोग ने कंट्रोल किया है, बट जो ट्रांसलेशन प्रोसेस उसका कंप्लीट होने के बाद भी एक फ्यूचर इस्लामिक सिस्टम बनाया जाएगा। ओके, और इंडिया का भी यही कहना है कि आगे चलकर जो है किस तरह से वो लोग प्रोफाउंड करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस को, और वो जाके देखेंगे कि वी आर नॉट गोइंग टू जंप इनटू एनी हैस्टी रिकग्निशन ऑफ इस्लामिक एमिरेट। हम लोग अफगानिस्तान अभी कोई इस्लामिक स्टेट है या फिर प्योरली डिक्टेटरशिप का स्टेट है वो कोई डिक्लेयर नहीं करेंगे, बिकॉज वी विल हैव ऑल्सो प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द रीज़न नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो यूएस, सारी दुनिया हम पे नज़र रखी है अभी। तो सोच समझ कर यहाँ पे जजमेंट लेना पड़ेगा, सोच समझ कर हम लोगों को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो बहुत ही क्रिटिकली एनालिसिस किया गया है हमारे जो एक आर्टिकल जो ऑथर हैं ये एफ ऑफिसर। तो ये आर्टिकल आपको यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।